नमस्कार फ्यूचर डॉक्टर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स का आज के इस खास हिस्टोरिकल ग्रैंड राउंड्स में स्वागत है। चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज हम मॉडर्न सर्जरी की उन जड़ों को खंगालने वाले हैं जो हमें सीधे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ले जाती हैं। हम महान सुश्रुत संहिता के पन्नों से उन प्राचीन शल्य चिकित्सा पद्धतियों को डिकोड करेंगे जिन्होंने आज के मेडिकल साइंस की नींव रखी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच लेने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे एक प्राचीन क्लिनिकल केस से। उसके बाद हम मोतियाबिंद और प्लास्टिक सर्जरी की तकनीकों को समझेंगे। फिर बात करेंगे उस दौर के सर्जिकल ट्रेनिंग मेथड्स और कमाल के उपकरणों की। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण, एक सर्जन के एथिकल कोड पर गहराई से चर्चा करेंगे। अब जरा एक पल के लिए इस बहुत ही सीरियस क्लिनिकल सिनेरियो की कल्पना कीजिए। साल है 600 ईसा पूर्व। एक मरीज आता है जो दोनों आंखों से पूरी तरह अंधा है। आंखों की पुतलियों में सफेद रिफ्लेक्स साफ दिख रहा है, जो मोतियाबिंद का पक्का संकेत है। अब चुनौती देखिए, मरीज को सुन्न करने के लिए कोई एनेस्थीसिया नहीं है, आंख की बारीकी देखने के लिए कोई स्लिट लैंप या माइक्रोस्कोप नहीं है। तो ऐसे में प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए? बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इलाज करने की ये चुनौती किसी भी चिकित्सक के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाली है। यहां पर जो बात सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है ना, वो है एक तरफ मॉडर्न सुविधाओं का बिल्कुल ना होना और दूसरी तरफ एक प्राचीन सोच की बेजोड़ ताकत। सोचिए, कोई डायलेटिंग ड्रॉप्स नहीं, कोई हाईटेक सर्जरी सेंटर नहीं, लेकिन सुश्रुत की शिक्षाओं में एक बहुत ही पावरफुल सिद्धांत दिया गया था। उनका मानना था कि इंसान का हाथ ही सबसे बेहतरीन और सबसे महत्वपूर्ण सर्जिकल टूल है। मतलब, जब कोई मशीन नहीं होती तो एक सर्जन का स्किल, उसका सटीक स्पर्श और हाथों की स्टेबिलिटी ही सब कुछ डिसाइड करती है। बिल्कुल सच है ना? नेत्र और प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्र में जो इनोवेशंस हुए वो सच में हैरान करने वाले हैं। ये जानकर बिल्कुल आश्चर्य होता है कि सुश्रुत संहिता में पूरे 18 अध्याय, जी हां, पूरे 18 चैप्टर सिर्फ और सिर्फ आंखों की बीमारियों को डेडिकेटेड थे। इनमें 76 अलग अलग नेत्र रोगों का डिटेल में जिक्र है। उस जमाने के हिसाब से ये एक अनबिलीवेबल लेवल की स्पेशलाइजेशन थी। यहाँ हम जिस प्राचीन काउचिंग प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, उसे सुश्रुत ने दुनिया में सबसे पहली बार मोतियाबिंद के इलाज के लिए इस्तेमाल किया था। इसमें होता क्या था, एक खास तरह के उपकरण से आंख में बहुत सावधानी से एंट्री की जाती थी और मोतियाबिंद को विट्रियस स्पेस यानी आंख के पिछले हिस्से में खिसका दिया जाता था। सच में इस प्रोसीजर के लिए डॉक्टर और मरीज दोनों के ही अंदर गजब का साहस होना चाहिए। बिना एनेस्थीसिया के आंख के अंदर सर्जरी। अगर इन्फेक्शन से बचाव हो जाता तो कम से कम मरीज इतनी रोशनी तो वापस पा ही लेता था कि उंगलियां गिन सकें और बिना किसी सहारे के चल फिर सके। ये उस वक्त के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। अब जरा प्लास्टिक सर्जरी के बेसिक प्रिंसिपल्स को देखिए। त्वचा के डिफेक्ट्स को कवर करने के लिए स्किन को रिलीज करना, पेडिकल फ्लैप्स का रोटेशन और घाव के किनारों को बिल्कुल सटीक तरीके से मिलाना, ये सारे फंडामेंटल्स सुश्रुत ने हजारों साल पहले ही सेट कर दिए थे। ये एकदम क्लियर सबूत है कि आज जो हम राइनोप्लास्टी या फेशियल रिकंस्ट्रक्शन में एडवांस्ड फ्लैप रोटेशन टेक्निक्स पढ़ते हैं, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं 2500 साल पुरानी हैं। सच में ये एक गेम चेंजर था। खैर, अब हम थोड़ा एजुकेशन मेथड्स की तरफ शिफ्ट होते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि सुश्रुत ने कैसे शल्य चिकित्सा को सिर्फ एक ट्रायल एंड एरर वाले काम से निकालकर एक प्रॉपर सीखने और सिखाने योग्य साइंस में बदल दिया। प्राचीन नियमों और आज के स्टैंडर्ड्स के बीच का ये कनेक्शन देखिए। सुश्रुत के छात्रों के लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल था। किसी भी जिंदा इंसान को छूने से पहले उन्हें महीनों तक निर्जीव चीजों पर प्रैक्टिस करनी ही होती थी। तरबूज, खीरे जैसी सब्जियों और मरे हुए जानवरों पर चीरा लगाना, टांके लगाना सिखाया जाता था। और हाँ, ह्यूमन एनाटॉमी को गहराई से समझने के लिए कैडेवर यानी शवों का डिसेक्शन भी अनिवार्य था। आज की जो हमारी मॉडर्न क्लिनिकल सिमुलेशन लैब्स और कैडेवरिक स्टडी का स्टैंडर्ड है ना, उसका असली बेस या शुरुआती रूप अनिवार्य रूप से यहीं से आया है। अब आते हैं उपकरणों पर। सुश्रुत की टूल किट, यह कोई मामूली औजारों का बक्सा नहीं था। यह एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन था जिसमें 120 से भी ज्यादा अलग अलग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स शामिल थे। और सबसे कमाल की बात यह थी कि हर उपकरण को उसके काम के हिसाब से बहुत ही बारीकी से कैटेगराइज किया गया था। इन टूल्स की डिजाइनिंग का तरीका बहुत ही जीनियस था। इन्हें मुख्य रूप से 4 कैटेगरी में रखा गया था। शस्त्र यानी तेज धार वाले कटिंग टूल्स जैसे आज के स्कैल्पल, यंत्र यानी ब्लंट या पकड़ने वाले उपकरण जैसे फोर्सेप्स, सूची जो कि सूचरिंग या टांके लगाने की सुइयां थीं, और अग्निकर्म जो हीट कॉटराइजेशन के काम आते थे।
यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि इन तेज और ब्लंट टूल्स का डिजाइन प्रकृति से इंस्पायर्ड था। जानवरों के पंजे, पक्षियों की चोंच, इन सबको ऑब्जर्व करके ये टूल्स बनाए गए थे ताकि सर्जरी के दौरान एकदम परफेक्ट ग्रिप और कंट्रोल मिल सके। आज के मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ये पॉइंट बहुत ही रेलेवेंट है। सोचिए, फॉर्मल एंटीसेप्टिक प्रिंसिपल्स की दुनिया में आने से सदियों पहले सुश्रुत संहिता में ये साफ लिखा था कि सर्जरी करने से पहले सर्जन को अपने नाखून छोटे रखने चाहिए, एकदम साफ कपड़े पहनने चाहिए और पर्सनल हाइजीन का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये देखा जाए तो आज के सर्जिकल स्क्रब और प्री ऑप हाइजीन प्रोटोकॉल का ही तो एक प्राचीन वर्जन है। इसके अलावा घावों को उनकी गहराई और कारणों के आधार पर क्लासिफाई करना भी लाजमी था ताकि सही इलाज मुमकिन हो सके। अब हम इन प्राचीन शिक्षाओं के आखिरी और शायद सबसे मजबूत पिलर की ओर बढ़ते हैं। ये हिस्सा सीधे तौर पर मेडिकल एथिक्स और पेशेंट साइकोलॉजी की एक बहुत ही गहरी समझ को हमारे सामने रखता है। सुश्रुत संहिता की ये लाइन जरा ध्यान से सुनिए। अज्ञानता, पैसों के लालच या सही निर्णय ना ले पाने के कारण किया गया गलत इलाज सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेगा। ये अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल वार्निंग है। उस दौर में ये साफ माना जाता था कि अगर किसी सर्जन के हाथ में हुनर तो है लेकिन उसके पास कोई एथिकल कंपास या नैतिकता नहीं है तो वो एक सर्जन नहीं बल्कि सिर्फ एक कसाई के बराबर है। पेशेंट का पूरा ध्यान रखना ही सर्वोपरि है। पेशेंट सेफ्टी को लेकर उनका विजन इतना क्लियर था कि उन्होंने साफ साफ बता दिया था कि किन हालातों में सर्जरी बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे कि कोई मरीज इमोशनली अनस्टेबल है या नशे की हालत में है या फिर सर्जरी झेलने के लिए शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर है तो ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। ये पेशेंट सेफ्टी को सबसे ऊपर रखने का एक बेहतरीन उदाहरण है। सुश्रुत इस बात पर भी बहुत जोर देते थे कि एक सर्जन को अंधाधुंध काम करने के बजाय अपने फेलियर से सीखना चाहिए और उन पर गहराई से विचार करना चाहिए। तो इस पूरे डिस्कशन के बाद भविष्य के सभी फिजिशियंस और सर्जन्स के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। 2500 साल पुरानी इस जिम्मेदार और एथिकल हीलिंग की विरासत को आगे कैसे ले जाया जाए? ये हम सबको सोचना है कि इस प्राचीन ज्ञान, डिसिप्लिन और एथिक्स को आज की मॉडर्न क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम कैसे और बेहतर तरीके से ढाल सकते हैं। इस हिस्टोरिकल एक्सप्लोरेशन में साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सीखते रहिए और एक बेहतरीन एथिकल डॉक्टर बनने के सफर में आगे बढ़ते रहिए।